नमस्कार, मैं रिंकू बिबियान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं चोर कारसा में, जो कि डिस्ट्रिक्ट करनाल का एक गांव है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं भावी उम्मीदवार ऋषिपाल फौजी जी, जो कि पहले मिलिट्री एरिया में भी समाज सेवा कर चुके हैं और आज ये अपने गाँव के भी बीच में समाज सेवा करना चाहते हैं। अभी हम आपकी लाइव मुलाकात करवाते हैं ऋषिपाल फौजी जी से, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनके क्या नए एजेंडे हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि की माध्यम से अपने मीडिया कर्मी भाइयों को और मेरे ग्रामवासियों को नमस्कार। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आज तक जो मेरा गांव है पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुका है। मेरे गांव में 10वीं तक का स्कूल है, जो हमारे बुजुर्गों ने कभी पुराने टाइम पे ही बनवाया होगा, हमारे याद से पहले से ही है। तो मेरे गाँव में सबसे पहले तो जो मेरी सबसे प्रबल इच्छा है कि 12 का स्कूल हो, जिसमें हमारी बच्चियां पढ़ें, ताकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक हो सके। क्योंकि आज का जो माहौल है, बच्चियों को बाहर कोई भेजने में खुश नहीं है और गांव में हमारी शिक्षा का कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें। बड़ी मुश्किल से गाँव में 1 या 2% प्राइवेट सिस्टम से हमारी बच्चियाँ पढ़ती है और 12 का स्कूल होने के बाद में हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। आज के टाइम में हमारे सर, मैं अभी आपको बीच में रोकूंगा। जी सर। जैसे कि अभी आपने बेटियों के ऊपर बात की है, जैसे अभी हाथरस कांड हुआ है, तो देखा जाता है आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो बेटियों के लिए आपने ऐसा क्या कदम उठाया है? मैं चाहता हूं कि पहले तो बेटा और बेटी में आज के टाइम में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि हमारी बेटियां भी देखो हर क्षेत्र में प्रबल दावेदार हैं। ओलंपिक तक में भी मेडल हमारी बेटियों ने ज़्यादा लेके आई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटियों को ऐसा माहौल मिले ताकि बेटियां ही कहीं भी निकलते टाइम ऐसे लगेगी भी लड़का है। उसके लिए जहाँ तक जैसे सबसे पहले तो उनके लिए शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही हमारा आधार स्तंभ है। और उसके लिए मैं उनको हर टाइप की शिक्षा उनको उपलब्ध करवा सकूँगा, ये मेरी पहला ही एम होगा। तो सर, जैसे आज के जो युवा हैं शिक्षित भी हैं और नशे की ओर भी ज़्यादा हैं, तो आप युवा साथियों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं युवा साथियों के लिए जिम खाना बनवाऊंगा, ताकि उनका ध्यान नशे की से डाइवर्ट हो के खेलों पे अपना ध्यान दे सके। उनके लिए स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था करवाना चाहूँगा, ताकि हमारा युवा भी आगे बढ़े, नौकरियाँ ले और देश का नाम रोशन करे। जी। तो सर, जैसे कि आपके गाँव की सबसे मेन समस्या क्या है? मेरे गांव की सबसे मेन समस्या पानी निकासी है। और मैं चाहूँगा कि जैसे पीछे भी हमारे गांव में नाजायज कब्जा वगैरह हो रखे थे, ड्रेन्स वगैरह की जो गांव की ड्रेन है, उनको हमने बिना कोई इलेक्शन के ही उसको छुड़वाया, जिससे फसलें भी निकासी और अब जो गंदे पानी की निकासी है उसके माध्यम से करवा देंगे, ताकि निकासी का। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे गाँव की है, ट्रांसपोर्टेशन की है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, ना तो वो हॉस्पिटलों में इलाज करवा सकते बिना ट्रांसपोर्टेशन के, ना ही हमारे लिए तो मान लो ब्लॉक वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। लिंक में आज के टाइम में हमारे गांव में एक भी बस ही नहीं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गांव की कितनी जर्जर मान लो व्यवस्था होगी हमारे की। हमारे बुजुर्ग पेंशन के लिए धक्के खाते घूम रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ छोटा कोई मिनी बैंक की भी व्यवस्था करना चाहूँगा, ताकि बुजुर्गों को बाहर न जाना पड़े। जी। तो सर, जैसे अभी आपने बताया, जैसे कि इलेक्शन के दौरान सरपंच की भी मैं बात करता हूं और विधायक भी कि इलेक्शन के दौरान तो बड़े वादे करती है सरकार और बड़े वादे सरपंच भी करता है, पर लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाते। जैसे कि नालियों तक ही सीमित रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप ऐसा क्या करेंगे? जैसे आप तो पहले देश की सेवा भी कर चुके हो, और आपकी क्या नई सोच है? हमारी नई सोच ये है, जैसे अभी गाँव में क्या होता है कि ना तो ग्राम सभाएं ही आयोजित की जाती हैं, ना ही गांव में किसी को बताया जाता है। मैं चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था एक पारदर्शी तरीके से हो। गांव को बैठा के जो हमारे मौजूद आदमी है कि हमारे गांव में ये हमें व्यवस्था चाहिए या ये प्रॉब्लम दिखते हैं हमारी आ रही हैं, उनकी मिलने से सबकी सलाह से ही सब काम हो, ताकि उस काम में कोई दिक्कत ही ना आए। और ऐसी मैं व्यवस्था अगर भगवान ने मेरे को चाहा तो मैं ज़रूर ऐसी व्यवस्था करके दिखाऊंगा गांव को। जी। तो सर, जैसे कि बीपीएल धारक हैं, बीपीएल धारकों के लिए आप ऐसा क्या कदम उठाएंगे? जैसे कि कई बीपीएल ऐसे होते हैं कि जो उनको कच्ची छतों का लाभ ही नहीं मिल पाता, और जो
बीपीएल परिवार की लड़कियां, गरीब परिवार की लड़कियां भी होती हैं, वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते, आप उनको किस तरह से उनकी मदद कर पाएंगे? मैं उनके लिए स्पेशल, आपने अगर भगवान मौका देता है तो मैं उनके लिए आदमी अपनी एक टीम बनाऊंगा, जो जैसे सुकन्या योजना है, शादी बच्ची लाडली योजना है जैसे शादी की है, या उनके जो बीपीएल का जिसको विशेष लाभ मिलना चाहिए उनको ही लाभ मिले, उन आदमियों की चुनिंदा टीम मेरे पास होगी और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ पूरा कार्य करूँगा। तो सर आपके गांव में कुल वोटिंग बैंक कितना है? मेरे गांव में वोटिंग बैंक 3200 के लगभग है जी। कुल जनसंख्या? कुल जनसंख्या लगभग 6000 के आसपास है जी। तो सर जैसे कि अभी नवरात्रे व दशहरा व दीपावली भी आ चुका है, तो आप अपने ग्रामवासियों को व प्रदेशवासियों को क्या जन संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बेटा और बेटी में फ़र्क न समझें, बेटियां भी इतनी ही हैं और उनको प्रोत्साहन दें, जो बच्चियों की भी इच्छा होती है उनको भी पढ़ाई का मौका दें और नशे की लत से बहुत दूर रही, क्योंकि नशा एक ऐसी जड़ है जो चारों पैसे से भी मारता है और समाज में अपनी इज्जत से भी डालता है। इसलिए अपने नशे से दूर रह के नवरात्र में अपना प्रण लें कि हम नशे से भी दूर रहेंगे और अपने बच्चे और बच्चियों में फ़र्क ना समझ के उनके लिए पूरे अपने मन से पूरा दोनों के लिए बराबर सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। जी, आपका मीडिया कर्मियों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं मीडिया का आभारी हूँ और प्रदेश तक मेरी सब ग्रामवासियों में के पास से भी आवाज़ पहुँचे और यही आह्वान बार बार करता हूँ कि बच्चे बच्चियों में फ़र्क ना समझे और जो समाज में आज बच्चियों के प्रति इतनी घृणा भरे कार्य हो रहे हैं तो इनसे दूर रहें और अपने बच्चों को एक ऐसा शिक्षित समाज के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश करें। बस यही संदेश देना चाहूँगा। देखिए ये थे हमारे पास साथ मौजूद ऋषिपाल जी और काफ़ी अच्छी सोच, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।